Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. How are you all? I hope you will be all right. You are welcome to the class. Today my topic is future continuous tense. Future continuous tense tells us about the expectations about the happening of an action that will be happen in the future, but it will be continuous. It is a prediction that we get about the events those are going to be happened in the future and will be continued. So future continuous tense एक ऐसा ज़माना है जो कि अभी आया नहीं है, आने वाला वक्त है, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि आने वाले वक्त में भी ये काम जारी होगा, यानी जारी सूरत हाल में होगा। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होगी। तो आप देख लें, स्ट्रक्चर बनावट इसको कहते हैं। इसकी बनावट नंबर 1 पे होगा फाइल, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, फाइल लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी होगा। तीसरे नंबर पे इसमें V1 प्लस ING, पार्टिसिपल फॉर्म जिसको कहते हैं, वो लगेगा और ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि I और V के साथ शैल बी इस्तेमाल होगा, जबकि दे, इट, शी, ही वगैरह के साथ या फ्लूरल्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, उनके साथ जो है ना क्या होगा, विल बी लगेगा। आजकल थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है इंग्लिश में। अगर कहीं पे आप आई और वी के साथ शैल बी की जगह पे विल बी लगा दें तो विल बी ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी काबिल इस्तेमाल है। आजकल ज़्यादातर जो जिन कामों पे ज़ोर दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, वहाँ पे आई और वी के साथ विल बी का इस्तेमाल होता है। तो स्ट्रेस की अलामत समझी जाती है शैल बी की जगह विल बी का इस्तेमाल। तो स्ट्रक्चर फॉर दिस टेंस विल बी लाइक दिस। At the beginning of the sentence there will be subject होगा। After the subject helping verb, that is shall be or will be होगा। और एक बात याद रखने की बात है, वन थिंग रिमेंबर दैट विद आई वी विल हैव टू यूज शैल बी, बट फॉर पुटिंग स्ट्रेस इफ वी यूज विल बी with I and V, so that is correct and that is acceptable, because in these days for putting stress on an event we can use will be with I and V. So this is a changing. If you do this, so your sentence will be considered correct. यहाँ तक बात क्लियर हो गई। After that we will have to use V1 plus ing
इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इसकी बनावट कुछ यूँ होगी। सबसे पहले फ़ाइल लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ शैल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर किसी काम पे ज़्यादा ज़ोर देना हो तो वहाँ पे आप आई और वी के साथ विल बी इस्तेमाल कर सकते हैं। विल बी आजकल जो है ना इस्तेमाल में लाया जाता है और ये एक्सेप्टेबल है। सो द स्ट्रक्चर फॉर these sentences will be like this. First of all, we will have to put subject at the beginning of the sentence. After the subject, we will have to put helping verb, and you know shall be and will be are the helping verbs for this tense. With I and we, commonly should be is used, but if you use will be with I and we, so it means that you are putting stress on an event. So will be is also correct. Thirdly, you will have to use present participle form for this tense. Present participle means V1 plus ing. V1 plus ing makes present participle form. So I hope you will be clear. आप समझ गए होंगे। Now I want to give a few examples for making you understand, for making you more clear. Examples ये हैं, किसान खेतों में हल चला रहा होगा। Farmer will be flowing in the fields. किसान खेतों में हल चला रहा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक काम है जो फ्यूचर में वाक़या होना है और वो हल चलाना है किसान ने खेतों के अंदर। तो फार्मर विल बी फ्लोइंग इन द फील्ड्स। किसान खेतों में हल चला रहा होगा। लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। The boys will be playing cricket. लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये फ्यूचर की बात हो रही है और वो भी कंटिन्यूस की। So the boys will be playing cricket. बॉस मीटिंग में आ रहा होगा। बॉस विल बी गोइंग टू मीटिंग। आ रहा होगा, जा रहा होगा, दोनों के लिए कमिंग और गोइंग का इस्तेमाल होगा। अगर आ रहा है तो इसके लिए कमिंग, अगर जा रहा है तो गोइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। पर दोनों सूरतों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल ही होगा।
हम खाना खा रहे होंगे। वी शैल बी ईटिंग मील। हम खाना खा रहे होंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आई होप यू विल बी क्लियर ऑन दीज सेंटेंसेस। ये तो सिंपल सादा जुमले थे जो कि मैंने बता दिए, जिनकी बनावट यूँ थी जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी मैं आपको सवालिया जुमलों की बनावट बता रहा हूँ कि कैसे सवालिया जुमले बनेंगे। हाउ वी विल हैव टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगी कि सबसे पहले वी विल पुट हेल्पिंग वर्ब शैल or will at the beginning of the sentence. So helping verb will be put at the beginning of the sentence, and you that is shall be or will be. After that subject will follow helping verb, and thirdly V1 plus ing, I mean present participle form, will be used, and at last आखिर पे at last we will have to put question mark. So यहाँ पे देख ले, सबसे पहले फाइल होगा नंबर 1 पे, सबसे पहले इमदादी फ़ेल शल और विल लग जाएगा। शल और विल लग जाएगा सबसे पहले जुमले के शुरू में। उसके बाद फ़ाइल, और उसके बाद फ़ाइल के बाद आ जाएगा V1 प्लस ing, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, और सबसे लास्ट पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आई रिपीट दैट क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, so don't forget it in the sentences, and if you forget this, so your sentence will be considered wrong and it will be wrong. You can't claim that your sentence is correct because question mark is must, and I think you would have forgotten, so question mark is must. इसकी मिसालें मैं दे देता हूँ। क्या लड़के सबक याद कर रहे होंगे? सवालिया है। Will the boys be learning the lesson? Will the boys be learning the lesson? क्या लड़के सबक याद कर रहे होंगे? यहाँ पे आपने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब विल वो सबसे पहले निकल गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है V1 आओ इसके साथ ing, और ये आगे ऑब्जेक्ट
आ गया है। क्या सबक याद कर रहे क्या लड़के सबक याद कर रहे होंगे? विल द बॉयज़ बी लर्निंग द लेसन? एक और मिसाल मैं दे देता हूँ। फॉर योर ईजीनेस आई वांट टू गिव अनदर एग्जांपल। सो दिस एग्जांपल को भी आप देख लें। मैं कराची नहीं जा रहा हूँगा। बल्कि सॉरी, क्या मैं कराची क्या मैं कराची जा रहा हूँगा? शैल आई बी गोइंग टू कराची? आपने देख लिया कि यहाँ पे भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, आगे प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट लग गया है। तो सवालिया जुमला बन गया है टोटली। क्या मैं कराची जा रहा हूँगा? शल आई बी गोइंग टू कराची? उम्मीद करता हूँ कि तलबा आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अपनी आसानी के लिए इन जुमलों की एग्ज़ाम्पल्स आप अपनी कापियों में नोट कर सकते हैं। यू कैन राइट डाउन द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स, so this will be useful for you yourself if you write them. यहाँ पे एक और जुमला जिसमें सवाल भी हो, सवालिया पस मनफी, सवालिया और मनफी जुमला जो एक ही साथ सवालिया भी हो। और जुमले की एक और किस्म है मनफी जुमलों की बनावट। मनफी जुमलों की बनावट कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? तो उसकी बनावट कुछ यूँ होगी। सबसे पहले फ़ाइल आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा नॉट। नॉट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, और आगे जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होगा जुमले के अंदर वो आ जाएगा। सो फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू पुट सब्जेक्ट। नंबर 1 पे आ जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद सेकंडली हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। और आखिर पे जो है ना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा। First of all, we will have to put subject at the beginning of the sentence. After the sentence, we will have to put helping verb, and not will be added after the helping verb. And present participle form will be used in these sentences. I want to give an example for making you understand well. आपकी आसानी के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ।
मैं कराची नहीं जा रहा हूँगा। नॉट के बाद एक और चीज़ को जहन में रख लें कि नॉट के बाद बी का इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर में शायद बताना भूल गए हैं, लेकिन नॉट के बाद बी का इस्तेमाल होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल से बात क्लियर हो गई है कि नॉट के बाद बी का इस्तेमाल ज़रूरी है। सो डोंट फॉरगेट दिस दैट बी इज़ मस्ट फॉर दिस सेंटेंस। फॉर दिस काइंड ऑफ sentences बी इज़ मस्ट। नॉट बी, shall not be going, shall not be going will be followed by going in a first form plus ing. Present participle form will follow shall not be. यहाँ पे आपने देख लिया कि मैं कराची नहीं जा रहा हूँगा। I shall not be going to कराची। क्लियर हो गया है? कल बारिश नहीं हो रही होगी। It will not be raining tomorrow. आपने देख लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। नॉट भी इसका इस्तेमाल हुआ मनफी होने की वजह से, प्रेजेंट पार्टिसिपल लग गया है और टुमारो भी लग गया है। कल बारिश नहीं हो रही होगी, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो। ये एग्ज़ाम्पल भी आपने देख लिए हैं। तो जो बंदे इन एग्ज़ाम्पल्स को अपने पास नोट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीक़ाकार हैं। या तो उनको अपनी कापियों में लिख लें और या फिर उनका स्क्रीनशॉट लेके बाद में उनको तसल्ली से देख लें। सो देयर आर टू मेथड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दीज एग्जांपल्स। इफ़ यू वांट टू राइट दीज एग्जांपल इन योर कॉपीज़ इन योर नोटबुक, सो दिस इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर यू। तलबा, इसके बाद एक और किस्म का फ़िक्रा है, इसको सवालिया प्लस मनफी जुमला कहते हैं। इस किस्म के जुमले अपने अंदर सवाल भी रखते हैं और डिनाई भी रखता है। तो इस किस्म के फ़िक्रे कुछ इस तरीके से बनते हैं। ये एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। क्या मैं शोर नहीं मचा रहा हूँगा। So structure for this kind of sentences will be like this. Shall I not be making a noise? First of all, we will have to put shall, helping verb. After that, subject not be will follow this, and present participle form will follow not be, and a noise is a subject. So object and object will be at the end. After the object we will have to put interrogation mark या क्वेश्चन मार्क इसको कहते हैं। तो इस किस्म के जो जुमले होंगे वो मनफी सवालिया और मनफी जुमले होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक और मिसाल दे देता हूँ। अनदर एग्जाम्पल आई वांट टू गिव यू फॉर मेकिंग यू मोर क्लियर। एग्जाम्पल इसकी यही है, क्या अहमद तिलावत नहीं कर रहा होगा। Will Ahmad not be reciting
Will Ahmad not be reciting? क्या अहमद तिलावत नहीं कर रहा होगा? So like before, here at the beginning of the sentence will be helping verb will. After that subject will follow this and not be, and like that reciting is the present participle form, and at the end of this sentence we will have to put question mark. उम्मीद है तलबा आप यहाँ तक समझ गए होंगे. So thank you so much for watching, and if you find this video helpful for yourself, so share this video with your friends and subscribe my channel. Give me your support. Thank you so much. Bye bye.